ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत उपयोगी हैं। UPSC PCs SSC UGC NET। मौर्यकालीन संस्कृति एवं शासन प्रशासन। मौर्यकालीन शासन प्रशासन प्राचीन भारत का सबसे संगठित और केंद्रीयकृत तंत्र माना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज की इंडिका दर्शाती हैं कि राजा निरंकुश नहीं था बल्कि संस्थागत ढांचे से बंधा हुआ शासक था। केंद्र में महामात्य, अमात्य, सन्निधाता, समाहर्ता, दंडाध्यक्ष आदि प्रमुख अधिकारी नियुक्त थे, जबकि प्रांतों का शासन कुमारों द्वारा संचालित होता था। नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा उद्योग, व्यापार, जनगणना, कर व्यवस्था और सुरक्षा का संचालन करता था। सैन्य प्रशासन 5 अंगों पैदल, घुड़सवार, रथ, हाथी और नौसेना से सज्जित था तथा इसकी निगरानी एक केंद्रीय सैन्य समिति करती थी। राजस्व प्रणाली भूमि कर पर आधारित थी जबकि न्याय व्यवस्था कठोर दंडनीति पर लेकिन अशोक के समय मानवीय सिद्धांतों पर आधारित थी। मौर्यकालीन संस्कृति कला, धर्म और वास्तुकला में अपने चरम पर दिखाई देती है। अशोक के स्तंभ, शिलालेख, ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि का प्रयोग और मौर्य पॉलिश उस दौर की तकनीकी उत्कृष्टता का प्रमाण है। सारनाथ का सिंहस्तंभ, बाराबर की गुफाएं और यक्षी मूर्तियां मौर्य कला की प्रतीक रचनाएं हैं। बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार, धम्म नीति, स्तूप निर्माण और विदेशों में दूत प्रेषण मौर्य सांस्कृतिक नीति की आधारशिला थे। समाज पेशा आधारित, आर्थिक रूप से उन्नत और शहरीकरण की ओर अग्रसर था। कृषि, व्यापार, जल प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों ने अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाया। One-liner facts। हर फैक्ट छोटा, सटीक, सीधे सवाल बनने लायक। शासन प्रशासन। मौर्य साम्राज्य का शीर्ष ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य प्रशासन के विवरण का मुख्य स्रोत मेगस्थनीज की इंडिका। अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी धम्ममहामात्र। भूमि कर की सामान्य दर 1/6। मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख प्रांत तक्षशिला, उज्जैन, तोशली, स्वर्णगिरी। नगर प्रशासन की समितियां 6 समितियां, मेगस्थनीज। सेना के 5 अंग पैदल, घुड़सवार, रथ, हाथी, नौसेना। सीता भूमि का अर्थ राजा की निजी भूमि। अपराधों पर दंड नीति कठोर दंड, कौटिल्य। अशोक का प्रशासनिक मोड़ कलिंग युद्ध 261 BCE। संस्कृति व कला। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया? सारनाथ सिंह स्तंभ। मौर्यकालीन गुफाएं बाराबर और नागार्जुनी। मौर्य कला की विशेषता मौर्य पॉलिश, मिरर लाइक शाइन। सबसे प्रमुख मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी। अशोक के शिलालेखों की संख्या 33 प्रमुख अभिलेख। स्तूप निर्माण का व्यापक विस्तार अशोक द्वारा। प्रचलित लिपियां ब्राह्मी, पूर्व, खरोष्ठी, उत्तर पश्चिम। अशोक का धम्म नैतिक और सामाजिक आचरण सिद्धांत। प्रमुख धार्मिक नीति अहिंसा, सहिष्णुता, करुणा। मौर्यकालीन विदेशी संपर्क, सिल्क मार्ग व समुद्री व्यापार। नीचे चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था को अलग अलग विषयों के अनुसार पैराग्राफ में सरल, व्यवस्थित और यूपीएससी पीसीज यूजीसी नेट एसएससी बीए एमए स्तर के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। 1। भूमिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईपू में भारत का प्रथम सुदृढ़ और केंद्रीकृत साम्राज्य स्थापित किया। उनकी शासन व्यवस्था का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और जैन साहित्य है। प्रशासनिक ढांचा अत्यंत वैज्ञानिक, कठोर, व्यवस्थित और राज्य के सर्वोच्च नियंत्रण पर आधारित था। इसने भारत में एकीकृत शासन की नींव रखी। 2. राजा की भूमिका और सत्ता का स्वरूप। चंद्रगुप्त मौर्य का राजसत्ता मॉडल पूर्णतः केंद्रीकृत था जहां राजा सर्वोच्च प्राधिकारी था। राजा सैन्य, न्याय, राजस्व, विदेश नीति और आंतरिक प्रशासन का अंतिम निर्णायक था। कौटिल्य ने राजा को धर्म, दंड और अर्थ तीनों का ज्ञाता होना अनिवार्य बताया।
राजा की प्राथमिक जिम्मेदारियां प्रजा की रक्षा, राज्य की समृद्धि और न्याय की स्थापना थी। 3. मंत्रिपरिषद और केंद्रीय प्रशासन। राजा की सहायता के लिए एक संगठित मंत्रिपरिषद कार्य करती थी जिसमें महामात्य, पुरोहित, सेनापति, अमात्य और उच्च सचिव शामिल होते थे। ये नीति निर्माण, प्रशासन नियंत्रण, कर व्यवस्था, राजनय और सैन्य प्रबंधन जैसे कार्यों में सहयोग करते थे। केंद्रीय प्रशासन में विभिन्न विभाग, राजस्व, कोष, व्यापार, उद्योग, कर, मापतौल, पुलिस, जासूसी और यातायात अध्यक्षों व अमात्यों द्वारा संचालित होते थे। 4. प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित किया, जिनका प्रशासन सामान्यतः राजकुमार, कुमार या आर्यपुत्र संभालते थे। प्रांतों के नीचे जनपद, विशाखा और ग्राम प्रशासन था। ग्राम संचालन ग्रामीण द्वारा किया जाता था, जो कृषि, भूमि राजस्व, जल प्रबंधन, न्याय और सुरक्षा जैसे दायित्व निभाता था। स्थानीय प्रशासन में राज्य का नियंत्रण मजबूत था पर ग्राम स्तरीय स्वायत्तता भी मौजूद थी। 5. नगर प्रशासन। चंद्रगुप्त का नगर प्रशासन अत्यंत विकसित था, विशेषकर राजधानी पाटलिपुत्र का। मेगास्थनीज ने बताया कि नगर प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था, प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां उद्योग, विदेशी नागरिक, जन्ममरण पंजीकरण, व्यापार, मापतौल और सड़कों एवं यातायात की देखरेख करती थी। यह प्रशासनिक व्यवस्था आधुनिक नगर निगम प्रणाली के निकट दिखाई देती है। 6. सैन्य प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती है। मेगास्थनीज के अनुसार सेना में विशाल पैदल सेना, घुड़सवार, रथ, हाथी और नौसेना शामिल थे। सेना के संचालन हेतु 6 अलग समितियां थीं, जो प्रत्येक सैन्य शाखा की भर्ती, प्रशिक्षण, अनुशासन, वेतन और युद्ध प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाती थी। मजबूत सेना ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा और विस्तार को संभव बनाया। 7. न्याय व्यवस्था। न्याय प्रणाली धर्म, सिविल कानून और दंड, क्रिमिनल कानून पर आधारित थी। सर्वोच्च न्यायालय राजा का दरबार था, जिसमें राजा अंतिम अपील सुनता था। प्रांत, जनपद और ग्राम स्तर पर भी न्यायालय थे। पंचायतें छोटे मोटे विवाद निपटाती थी। न्याय कठोर लेकिन त्वरित था। चोरी, भ्रष्टाचार, कर चोरी, धोखाधड़ी और गबन पर सख्त दंड दिए जाते थे। दंड नीति मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। 8. राजस्व और आर्थिक प्रशासन। राज्य की मुख्य आय भूमिकर था, जो सामान्यतः उत्पाद का 1/6 या सवा होता था। इसके अलावा सीमा कर, व्यापार कर, खनिज आय, वन उत्पाद, सड़क कर और उद्योगों से भी आय प्राप्त होती थी। समाहर्ता कर संग्रह का प्रमुख अधिकारी था और सन्निधाता कोष का प्रभारी। यह 2 स्तरीय व्यवस्था भ्रष्टाचार रोकने और आयव्यय को संतुलित करने के लिए बनाई गई थी। कृषि, सिंचाई, व्यापार और कुटीर उद्योगों को विशेष संरक्षण दिया जाता था। 9. गुप्तचर एवं सुरक्षा तंत्र। चंद्रगुप्त का गुप्तचर विभाग प्राचीन विश्व का सबसे संगठित व कुशल तंत्र माना जाता है। कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार के जासूस नियुक्त किए, यति, सन्यासी के वेश में, व्यापारी, नर्तकी, गुप्तचर आदि। ये मंत्री, अमात्य, प्रांतीय अधिकारियों तथा जनता की गतिविधियों पर निगरानी रखते थे। गुप्तचर तंत्र विद्रोह रोकने, अपराध पकड़ने और शत्रु राज्यों की जानकारी जुटाने में अत्यंत प्रभावी था। 10. विदेश नीति। चंद्रगुप्त की विदेश नीति कौटिल्य के मंडल सिद्धांत और षाड्गुण्य नीति पर आधारित थी। शत्रु और मित्र राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में रखकर रणनीति निर्धारित की जाती थी। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध के बाद हुई संधि, वैवाहिक संबंध और 500 हाथियों का विनिमय मौर्य शक्ति और कूटनीति की श्रेष्ठता दर्शाती है।
इस संधि से साम्राज्य की पश्चिमी सीमा सुरक्षित हुई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मजबूत हुआ। 11. लोक कल्याण और जननीति। चंद्रगुप्त का शासन प्रजा के कल्याण को अत्यधिक महत्व देता था। सिंचाई व्यवस्था, नहर निर्माण, राजमार्ग, सराएं, अस्पताल, अनाज भंडार, पशुचारागाह और बाढ़ नियंत्रण योजनाएं लोक कल्याण की प्रमुख गतिविधियां थीं। राज्य व्यापार को नियंत्रित करता था और उद्योगों को संरक्षण देता था। यह आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का मॉडल था। 12. निष्कर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था व्यापक, केंद्रीकृत, वैज्ञानिक और कठोर प्रशासन का उदाहरण है। इसके कारण मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम महान साम्राज्य बन सका। यह व्यवस्था राजनीतिक एकता, मजबूत सैन्य, कुशल न्याय और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, जिसने आगे चलकर अशोक के युग में और भी परिष्कृत रूप ग्रहण किया। नीचे अशोक के प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अशोका, को अत्यंत विस्तृत यूपीएससी पीसीज यूजीसी नेट बीए एमए एसएससी सभी परीक्षाओं के अनुसार पैराग्राफ में अलग अलग विषयों के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। यह मेंस उत्तर लेखन के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। अशोक के प्रशासनिक सुधार विस्तृत विवरण। 1. भूमिका। अशोक 273-232 ईपू मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। कलिंग युद्ध के बाद उसने हिंसा छोड़कर धम्म के मार्ग को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप उसके प्रशासन में व्यापक परिवर्तन हुए। अशोक का प्रशासन वैधानिक, नैतिक, मानवीय और जन कल्याण आधारित था। उसने शासन में धर्म, नैतिकता, दया, अहिंसा और जनता की भलाई को केंद्र में रखा। 2. कलिंग युद्ध के बाद प्रशासनिक दर्शन का परिवर्तन। कलिंग युद्ध 261 ईपू के अत्यधिक रक्तपात ने अशोक की सोच बदल दी। उसने घोषणा की कि विजय के स्थान पर धर्म विजय ही सर्वोत्तम है। इस परिवर्तन ने प्रशासन की दिशा बदल दी। युद्ध नीति, शांति नीति, दंड नीति, नैतिक शासन, कठोर प्रशासन, जनोन्मुख शासन, विस्तारवादी नीति, लोकहित, करुणा और नैतिक सुधार। अशोक का प्रशासन शासन के मनोवैज्ञानिक और नैतिक पक्ष पर आधारित हुआ। 3. धम्म नीति। अशोक के प्रशासनिक सुधारों का केंद्र धम्म था। धम्म नैतिक, सामाजिक और व्यावहारिक आचार संहिता, धर्म नहीं। इसमें प्रमुख बातें: अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान, माता पिता, शिक्षक, बड़ों का सम्मान, प्रजा के हित का ध्यान, पड़ोसी देशों से मैत्री, दास दासियों के साथ मानवीय व्यवहार, हर व्यक्ति के लिए अनुशासन और दया। धम्म ने समाज में नैतिक अनुशासन और शासन में जनसंपर्क को मजबूत किया। 4. धर्ममहामात्यो, धम्मा महामथरास की नियुक्ति। अशोक का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार धर्ममहामात्रों की एक नई प्रशासनिक श्रेणी का निर्माण। इनके कार्य: प्रजा के नैतिक विकास की निगरानी, महिलाओं, वृद्धों, बच्चों और दासों के कल्याण की देखभाल, न्यायिक कार्यों में सहायता, विभिन्न धर्मों के बीच तालमेल, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, धम्म के सिद्धांतों का प्रचार, विदेशों तक धम्म संदेश पहुंचाना। इससे पहली बार भारत में सामाजिक नैतिक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए। 5. जनसंपर्क आधारित प्रशासन। अशोक ने राजा प्रजा संपर्क को सर्वोच्च महत्व दिया। उन्होंने आदेश दिया, राजा हमेशा जनता के लिए उपलब्ध रहे। मुझे जहां भी सूचना मिले तुरंत निर्णय दिया जाए। इससे रिस्पॉन्सिव प्रशासन की शुरुआत मानी जाती है। प्रमुख कदम:
राजा का स्वयं यात्रा करना। मंत्रियों और अधिकारियों को सीधे जनता से मिलने का आदेश। समस्याओं का त्वरित समाधान। सीमांत क्षेत्रों में प्रशासन को मजबूत करना। 6. यात्री मार्ग, कुएं, विश्रामालय और अस्पताल। अशोक ने जनकल्याण को शासन की मुख्य नीति बनाया। कार्य। राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण। दूर दूर तक कुएं खुदवाना। सराय, धर्मशाला, विश्राम गृह। मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल, विश्व के प्रथम पशु चिकित्सालयों में से एक। औषधियों, चिकित्सकों और निःशुल्क उपचार की व्यवस्था। यह मानवतावादी शासन का श्रेष्ठ उदाहरण था। 7. कठोर दंड नीति में सुधार। अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त की कठोर दंडनीति को नरम किया। मुख्य सुधार। मृत्युदंड के मामलों की समीक्षा। कैदियों को विशेष सुविधाएं। त्योहारों पर दंड में छूट। पीटने या अत्यधिक दंड देने पर रोक। न्यायिक अत्याचार पर नियंत्रण। अपील की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना। अशोक ने न्याय को मानवीय, दयालु और निष्पक्ष बनाया। 8. प्रांतीय शासन में सुधार। अशोक ने साम्राज्य के विस्तार को देखते हुए प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया। प्रमुख कदम। प्रांतों में नियंत्रण बढ़ाने हेतु महामात्र, युक्त, राजुक जैसे अधिकारियों की नियुक्ति। सीमांत प्रांतों में राजुकों को अधिक शक्तियां। कर संग्रह में पारदर्शिता। गांवों और कस्बों में न्यायिक व राजस्व अधिकारियों को अधिक अधिकार। राजुक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर उन्हें जमीन मापने, कर निर्धारण, न्याय और भूमि विवाद सुलझाने का अधिकार था। 9. राजाज्ञाओं का प्रसार, शिलालेख और स्तंभलेख। अशोक ने अपने आदेश प्रजा तक पहुंचाने के लिए इतिहास में पहली बार प्रशासनिक आदेशों को लिखित स्वरूप में पूरे साम्राज्य में प्रसारित किया। माध्यम। Rock edicts. Pillar edicts. गुफा लेख। सीमा राज्यों में धम्म संदेश। यह मास कम्युनिकेशन का प्रारंभिक रूप था। 10. धार्मिक सहिष्णुता और अल्पसंख्यक संरक्षण। अशोक ने कहा, सभी धर्म आदरणीय हैं। सभी का सम्मान मेरे लिए समान है। इसलिए प्रशासन में किसी भी संप्रदाय पर अत्याचार नहीं। ब्राह्मणों, श्रमणों, जैन, आजीविक और अन्य पंथों को संरक्षण। धार्मिक संघर्ष रोकने की व्यवस्था। सहिष्णुता आधारित प्रशासनिक नीति। 11. विदेश नीति में परिवर्तन, धर्म विजय। अशोक की विदेश नीति का आधार युद्ध नहीं, बल्कि धर्म विजय था। प्रमुख परिवर्तन। पड़ोसी राज्यों से मैत्री। लंका, म्यांमार, मिस्र, सीरिया, ग्रीस आदि में धम्मदूत। अंतर्राष्ट्रीय शांति व नैतिकता का प्रसार। गुलामी, हिंसा और यातना की निंदा। 12. कुल परिणाम। अशोक के सुधारों से मौर्य साम्राज्य का शासन अधिक मानवीय, सरल, नैतिक, न्यायपूर्ण, जन उन्मुख, कल्याणकारी, संवेदनशील बन गया। यह विश्व में एथिकल गवर्नेंस का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। नीचे मौर्यकालीन सामाजिक दशा को सुव्यवस्थित पैराग्राफ में अलग अलग उपशीर्षकों के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह यूपीएससी पीसीज यूजीसी नेट बीए एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है। मौर्य काल की सामाजिक दशा। 1. समाज की सामान्य संरचना। मौर्य काल का समाज अत्यंत विविधतापूर्ण था, जिसमें विभिन्न जातियां, जनजातियां, पेशेवर समूह और धार्मिक समुदाय सहअस्तित्व में रहते थे। समाज ग्रामीण और नगरीय दो मुख्य आधारों पर विकसित था,
जहां जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि से जुड़ा था। नगरीय जीवन मेगास्थनीज के विवरणों में विशेष रूप से उभरकर सामने आता है, जहां बाजार, व्यापारिक संघ और विभिन्न पेशों का विकास दिखता है। 2. जाति व्यवस्था और सामाजिक श्रेणियां। मौर्य युग में जाति व्यवस्था विद्यमान थी, परंतु यह कठोर रूप में नहीं थी। ब्राह्मणों की सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च थी, किंतु प्रशासन और सेना में क्षत्रियों तथा वैश्य शूद्रों की भी सहभागिता देखने को मिलती है। मेगास्थनीज 7 वर्गों का उल्लेख करता है: दार्शनिक, किसान, चरवाहे, कारीगर, सैनिक, अधिकारी और सलाहकार, जो बताता है कि पेशागत आधार पर समाज में विभाजन अधिक स्पष्ट था। 3. परिवार व्यवस्था और स्त्री की स्थिति। परिवार पितृसत्तात्मक था, किंतु स्त्रियों को कुछ सामाजिक धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। विवाह एक सामाजिक अनिवार्यता थी और बहुदेववादी समाज में विभिन्न प्रकार के विवाह प्रचलित थे। स्त्रियां धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं। कुछ महिलाएं प्रशासनिक कार्यों, चिकित्सा और व्यापार से भी जुड़ी थी। हालांकि पर्दे या कठोर पितृसत्ता जैसी स्थितियां अभी व्यापक नहीं थी। 4. दास प्रथा और श्रम व्यवस्था। मौर्य काल में दासों का अस्तित्व स्वीकार्य था। राज्य और धनी परिवार दास रखते थे, परंतु दासों के प्रति व्यवहार के नियम धर्मशास्त्रों और राज्य निर्देशों के आधार पर नियंत्रित थे। कई दास युद्धबंदी, ऋणग्रस्तता या अपराध के कारण बनते थे। अशोक के अभिलेखों में दासों और सेवकों के कल्याण का निर्देश मिलता है, जिससे यह स्पष्ट है कि राज्य मानवीय व्यवहार पर बल देता था। 5. जनजातीय समाज। मौर्य साम्राज्य के विशाल विस्तार में अनेक जनजातियां शामिल थीं: नागा, शक, यवन, कंबोज आदि। इन जनजातियों को स्थानीय स्वायत्तता दी गई थी और वे अपने पारंपरिक नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करती थी। अशोक के शिलालेख बताते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष शासक, राजुक, प्रदेशिक नियुक्त थे जो शांति और न्याय सुनिश्चित करते थे। 6. धर्म और सामाजिक नैतिकता। मौर्य समाज बहुधर्मी था। वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय सभी सक्रिय थे। अशोक के काल में बौद्ध धर्म के प्रसार ने समाज में नैतिकता, अहिंसा, सत्य, करुणा और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। धर्म के कारण सामाजिक व्यवहार में नरम स्वभाव और परस्पर सम्मान का वातावरण विकसित हुआ। 7. शिक्षा और बौद्धिक जीवन। मौर्यकाल शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध था। तक्षशिला और पाटलिपुत्र जैसे प्रमुख शिक्षा केंद्रों में राजनीति, दर्शन, अर्थशास्त्र, वैद्यक और सैन्य प्रशिक्षण जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। कारीगरों और व्यापारियों के लिए कौशल आधारित शिक्षा की भी परंपरा विकसित थी, जिससे शहरी हस्तशिल्प समृद्ध हुआ। 8. जीवन शैली, कला और संस्कृति। मौर्य समाज भव्यता और सरलता का अनोखा मिश्रण था। शहरी क्षेत्रों में विशाल महलों, उद्यानों, मार्गों और बाजारों के कारण समृद्ध जीवन दिखाई देता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र प्राकृतिक सरलता से जुड़ी जीवन शैली दर्शाते हैं। वस्त्र, आभूषण, त्योहार, नृत्य गीत और लोककला जनता के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। 9. आर्थिक सामाजिक असमानता। हालांकि समाज समृद्ध था, परंतु अमीर और गरीब के बीच अंतर मौजूद था। राज्य कराधान, शहरी व्यापार और बड़े भू स्वामियों के कारण वर्गीय विभाजन दिखता है। अशोक के काल में धम्म महामात के दायित्वों में गरीबों, वृद्धों, दासों और साधारण जनता का कल्याण प्रमुख था, जिससे सामाजिक असमानता को कम करने के प्रयास स्पष्ट होते हैं। नीचे मौर्यकालीन आर्थिक दशा को सुव्यवस्थित पैराग्राफ में अलग अलग उपशीर्षकों के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह यूपीएससी पीसीज यूजीसी नेट बीए एमए सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। मौर्यकाल की आर्थिक दशा। 1. कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था। मौर्यकाल की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। भूमि राज्य का प्रमुख संसाधन थी
और किसानों से लगान वसूला जाता था, जो अधिकतर उपजाधारित या नकद दोनों रूपों में था। सिंचाई सुधारों, नहरों, कुओं और तालाबों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। अर्थशास्त्र में कृषि को सर्वोच्च आर्थिक कार्य माना गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि कृषि व्यवस्था सुव्यवस्थित और प्रशासन के नियंत्रण में थी। 2. भूमि राजस्व प्रणाली। मौर्यकाल में भूमि राजस्व सबसे बड़ा आय स्रोत था। किसान फसल के अनुसार कर देते थे, जिसे भाग कहा जाता था, और इसकी मात्रा सामान्यतः 1/6 मानी जाती है। राज्य कृषि भूमि के सर्वेक्षण, भूमि मापन, सिंचाई प्रबंधन और सुरक्षा का दायित्व निभाता था। सीताध्यक्ष नामक अधिकारी राज्य के खेतों की देखरेख करता था, जहां प्रत्यक्ष कृषि उत्पादन राज्य को मिलता था। 3. वाणिज्य और व्यापारिक नेटवर्क। मौर्यकाल में आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों अत्यंत विकसित थे। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, स्वरूप और तम्रलिप्त प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। सड़कें, राजमार्ग और नदी मार्ग व्यापार को सुगम बनाते थे। विदेशी व्यापार यवनों, मिस्र, सूरिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल चुका था। निर्यात में हथकरघा वस्त्र, मसाले, हाथीदांत, धातु पदार्थ और रत्न प्रमुख थे, जबकि आयात में घोड़े, उत्तम वस्त्र, दुर्लभ धातुएं और शिल्प सामग्री शामिल थी। 4. शिल्प एवं उद्योग का विकास। मौर्यकाल में शिल्पकला और उद्योग अत्यधिक उन्नत थे। लोहे, तांबे, टिन, सोने और चांदी के उत्पादों की मांग अधिक थी। लकड़ी, हाथीदांत, मणिकाम, मिट्टी के बर्तनों, वस्त्र निर्माण और रथ निर्माण पर आधारित उद्योग प्रमुख थे। हस्तशिल्पी श्रेणी नामक संघों में संगठित रहते थे, जो उनके कार्यों, मजदूरी और गुणवत्ता को नियंत्रित करते थे। 5. खनन और धातु उत्पादन। मौर्य अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधनों का व्यापक उपयोग होता था। लौह खनन विशेष रूप से उन्नत था, जिसके कारण उपकरण, हथियार और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता बढ़ी। अकाराध्यक्ष नामक अधिकारी खनन विभाग का प्रमुख था। खनिजों से प्राप्त आय राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। 6. मुद्रा और विनिमय प्रणाली। मौर्य राज्य में पंचमार्क वाली मुद्रा, पंचमार्क्ड कॉइन्स, का प्रयोग व्यापक था, जो व्यापार को संगठित और मानकीकृत बनाती थी। मुद्रा चांदी की होती थी और उस पर विभिन्न प्रतीक अंकित होते थे। इससे बाजारों में विनिमय की स्थिरता, मूल्य सूचना और कर संग्रह आसान होता था। 7. राज्य नियंत्रित आर्थिक नीतियां। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के समय राज्य का आर्थिक क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों, वन, खनन, लवण उत्पादन, मद्य निर्माण, वन्य जीव संरक्षण पर राज्य एकाधिकार था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य नियंत्रित उद्योगों से बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होता था। अशोक ने आगे चलकर कुछ नीतियां नरम की और जन कल्याण पर अधिक जोर दिया। 8. कर और शुल्क व्यवस्था। कर व्यवस्था सुव्यवस्थित और विस्तारपूर्ण थी। राजस्व के प्रमुख स्रोत भूमि कर, व्यापारिक शुल्क, परिवहन कर, पशु कर, वन कर और सीमा शुल्क थे। सामान ले जाने, व्यापार करने और बाजार लगाने पर शुल्क वसूले जाते थे। लाक्षाध्यक्ष और पण्याध्यक्ष जैसे अधिकारी कर और बाजार की निगरानी करते थे। 9. परिवहन और संचार। मौर्य साम्राज्य में सड़कों का अद्भुत विकास हुआ था। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक एक महान राजमार्ग बनवाया। मार्गों के किनारे विश्राम गृह, कुएं, पेड़ और सुरक्षा व्यवस्था व्यापार को सरल बनाते थे। नौपरिवहन भी खूब उन्नत था और अशोक ने समुद्री मार्गों के माध्यम से धर्म और व्यापार दोनों के प्रसार को प्रोत्साहन दिया। 10. शहरीकरण और नगर अर्थव्यवस्था। मौर्यकाल में बड़े नगरों का विकास हुआ, विशेषकर पाटलिपुत्र एक विश्वस्तरीय नगर था,
नगरों में बाजार, मंडियां, गोदाम, शिल्पकार बस्तियां और विभिन्न पेशागत समूह रहते थे। नगर प्रशासन व्यापार पर निगरानी रखता था, जिससे बाजार व्यवस्थित और सुरक्षित रहते थे। नीचे मौर्यकालीन धार्मिक दशा को सुव्यवस्थित पैराग्राफ में अलग अलग उपशीर्षकों के साथ विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह यूपीएससी पीसीज यूजीसी नेट बीए एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है। मौर्य काल की धार्मिक दशा, पैराग्राफ फॉर्मेट। 1. बहुधर्मी और सहिष्णु धार्मिक वातावरण। मौर्यकाल की धार्मिक दशा की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी बहुधर्मी प्रकृति थी। इस युग में वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय और विभिन्न स्थानीय धार्मिक परंपराएं एक साथ अस्तित्व में थीं। धार्मिक सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान की भावना समाज में व्यापक थी। शासक वर्ग द्वारा किसी एक धर्म को थोपने की प्रवृत्ति नहीं थी, जिससे विविध आस्थाओं के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा। 2. वैदिक ब्राह्मण धर्म की स्थिति। मौर्यकाल में वैदिक धर्म अभी भी समाज की प्रमुख धाराओं में से एक था। यज्ञ, वैदिक अनुष्ठान, पुरोहित वर्ग और ब्राह्मणों का सामाजिक प्रभाव बना हुआ था। हालांकि कठोर अनुष्ठानों और पशुबलि की प्रथाएं धीरे धीरे कम होती जा रही थी। किसानों, शिल्पियों और व्यापारियों की भागीदारी कम होने के कारण वैदिक धार्मिक प्रथाएं शहरी केंद्रों में अधिक सीमित थी। 3. बौद्ध धर्म का उत्थान। बौद्ध धर्म विशेष रूप से अशोक के शासनकाल में तीव्र गति से फैला। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया, हालांकि उसने इसे राज्य धर्म नहीं बनाया। उसने बौद्ध संघों को दान, विहारों के निर्माण और यात्राओं का समर्थन दिया। तृतीय बौद्ध संगीति उसके समय में पाटलिपुत्र में बुलाई गई। बौद्ध धर्म का मूल संदेश अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग मौर्य समाज में नैतिकता का आधार बना। 4. अशोक का धम्म और उसका स्वरूप। अशोक का धम्म एक धार्मिक पंथ नहीं, बल्कि नैतिक आचरण आधारित जीवन शैली थी। इसमें सत्य, अहिंसा, सदाचार, बड़ों का सम्मान, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, प्रजा के कल्याण और जीव जंतुओं के प्रति दया पर जोर था। उसका धम्म सम्राट और प्रजा के बीच नैतिक संबंधों को मजबूत करता था। अशोक के शिलालेखों में धम्म का स्पष्ट विवरण मिलता है, जो उसकी प्रशासकीय और नैतिक नीतियों का आधार बना। 5. जैन धर्म की स्थिति। मौर्यकाल में जैन धर्म भी एक प्रभावी धार्मिक परंपरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के जैन धर्म से जुड़े होने की कथाएं परंपरागत ग्रंथों में मिलती हैं। विशेषकर श्रुतज्ञान परंपरा में बताया गया है कि चंद्रगुप्त जैन मुनि भद्रबाहु के शिष्य बने और श्रवणबेलगोला में तप द्वारा देह त्याग किया। जैन साधु, तीर्थंकरों की पूजा, अहिंसा और तपस्या की परंपरा का व्यापक सम्मान था। 6. आजीवक संप्रदाय का प्रभाव। आजीवक संप्रदाय मौर्यकाल का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक धार्मिक समूह था। इसकी स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। यह संप्रदाय नियतिवाद, फेटलिज्म, कड़ी तपस्या और सरल जीवन पर बल देता था। अशोक ने अपने प्रारंभिक काल में आजीवकों को दान दिया था। इस संप्रदाय के अनुयायी व्यापारिक वर्ग और कुछ प्रशासकों में भी पाए जाते थे। 7. लोकधर्म और ग्राम्य धार्मिक आस्थाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक देवताओं, पूर्वज पूजा, ग्राम देवता और प्रकृति पूजा जैसी स्थानीय धार्मिक परंपराएं भी प्रचलित थी। पशु, पेड़, नदियां और पर्वत पवित्र माने जाते थे। अशोक के शिलालेखों में पशुहिंसा में कमी और जीवों के प्रति दया की बातें इन मान्यताओं के अनुरूप थी। 8. धार्मिक संस्थाएं और भिक्षु जीवन। मठ, विहार, आश्रम और तपोवन मौर्यकालीन धार्मिक जीवन की रीढ़ थे। बौद्ध भिक्षु, जैन मुनि और आजीवक साधु समाज में नैतिक मार्गदर्शन और शिक्षा का कार्य करते थे। अशोक ने मठों को बड़े पैमाने पर दान दिया और भिक्षुओं को विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा, जैसे श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र और यूनान तक। 9.
धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक नीति। मौर्यकाल का प्रशासन धार्मिक रूप से तटस्थ था। किसी धर्म के प्रति पक्षपात न करते हुए सभी धर्मों को संरक्षण दिया जाता था। अशोक के शिलालेख धर्म सम्मान, सहअस्तित्व और मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान की शिक्षा देते हैं। धम्ममहामात्र की नियुक्ति धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 10. धार्मिक यात्राएं और शिक्षा। मौर्यकाल में तीर्थयात्राओं की परंपरा प्रचलित थी, विशेषकर बौद्ध पवित्र स्थलों जैसे लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ और बोधगया का महत्व बढ़ा। लोग धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक चर्चा के लिए आश्रमों और विहारों में जाया करते थे। तक्षशिला और पाटलिपुत्र ऐसे केंद्र थे जहां धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा समान रूप से विकसित हुई। नीचे मौर्यकालीन भाषा एवं साहित्य को सुव्यवस्थित पैराग्राफ में अलग अलग उपशीर्षकों के साथ यूपीएससी पीसीज यूजीसी नेट बीए एमए स्तर के अनुसार विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। मौर्यकाल की भाषा एवं साहित्य। 1. मौर्यकाल का भाषिक परिदृश्य। मौर्यकाल भारतीय उपमहाद्वीप में भाषिक विविधता का युग था। यह वह समय था जब संस्कृत, प्राकृत, पाली, अरामी, ग्रीक और स्थानीय बोलियां समानांतर रूप से अस्तित्व में थी। विशाल साम्राज्य के कारण विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं शासकीय, धार्मिक और साहित्यिक रूप से विकसित हुईं। अशोक के काल में जनभाषा नीति के तहत स्थानीय भाषाओं का उपयोग प्रशासन और धर्म प्रचार में किया गया। 2. प्राकृत भाषा का उभार। मौर्यकाल में प्राकृत, विशेषकर मागधी प्राकृत, सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी। सामान्य जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा होने के कारण अशोक ने अपने शिलालेखों में मुख्यतः इसी का प्रयोग किया। प्राकृत की सरलता के कारण धार्मिक शिक्षा, नीति निर्देश और प्रशासनिक संदेश आम प्रजा तक पहुंचना संभव हुआ। यह भाषा मौर्यकाल के बाद शास्त्रीय साहित्य की एक प्रमुख धारा बन गई। 3. संस्कृत भाषा की स्थिति। संस्कृत अभी भी ब्राह्मणों, विद्वानों और दार्शनिकों की भाषा थी, परंतु इसका प्रशासनिक प्रयोग सीमित था। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति तथा कुछ राजनीतिक और दार्शनिक साहित्य में संस्कृत का प्रयोग मिलता है। यह भाषा वैदिक पौराणिक परंपराओं से जुड़ी थी और उच्च स्तरीय बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बनी रही। हालांकि जनसंचार में इसकी भूमिका प्राकृत की तुलना में कम थी। 4. पाली भाषा एवं बौद्ध साहित्य। पाली भाषा मौर्यकाल में विशेष रूप से विकसित हुई क्योंकि बौद्ध धर्म के अधिकांश उपदेश, विनय और सूत्र पाली में ही लिखे गए। अशोक की नीतियों और धर्म प्रचार से पाली साहित्य की समृद्धि बढ़ी। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक इस काल की महान साहित्यिक उपलब्धियों में गिने जाते हैं। पाली भाषा ने बौद्ध विचारों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5. अशोक के शिलालेख और अभिलेखीय साहित्य। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख और स्तंभलेख मौर्यकालीन भाषा और साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है। ये राजाज्ञाएं स्थानीय भाषाओं और लिपियों में अंकित की गई थी, जैसे ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामी और ग्रीक। इन अभिलेखों के माध्यम से न केवल भाषा विकास का पता चलता है, बल्कि नैतिकता, प्रशासनिक नीतियों, धार्मिक विचारों और सामाजिक संदेशों का भी विस्तृत ज्ञान मिलता है। यह प्रथम बार था जब भारत में इतने बड़े पैमाने पर लेखन को जनसंचार के साधन के रूप में प्रयोग किया गया। 6. ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का विकास। मौर्यकाल में ब्राह्मी लिपि का व्यापक उपयोग हुआ और यह भारतीय उपमहाद्वीप की मूल लिपि बन गई। अशोक के शिलालेखों ने ब्राह्मी को मानकीकृत किया तथा इससे आगे चलकर नागरी, शारदा, बंगाली और अन्य लिपियों का विकास संभव हुआ। उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी लिपि प्रचलित थी, जो अरामी से प्रभावित थी। दक्षिण और मध्य भारत में विभिन्न स्थानीय लिपियां भी सक्रिय थी। 7. धार्मिक और दार्शनिक साहित्य का विकास। इस काल में धर्म और दर्शन से संबंधित साहित्य का अपार विकास हुआ। बौद्ध,
जैन और ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों का क्रमबद्ध संकलन हुआ। जैन आगम, बौद्ध त्रिपिटक और वैदिक स्मृति ग्रंथ इस काल की विशिष्ट देन है। आजीवक संप्रदाय के साहित्य की बहुत सामग्री नष्ट हो गई है, परंतु उनके उपदेशों और विचारों का उल्लेख अन्य ग्रंथों में मिलता है। 8. राजनीतिक एवं आर्थिक साहित्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस युग की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जो प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सैन्य नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राज्य व्यवस्था का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है और इसकी शैली व्यावहारिक व वैज्ञानिक है। यह ग्रंथ मौर्यकालीन प्रशासन और आर्थिक दर्शन का मूल स्रोत है। 9. विदेशी विवरण और इतिहास लेखन। मौर्यकाल की ऐतिहासिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत विदेशी लेखन है, विशेष रूप से मेगास्थनीज की इंडिका। यद्यपि यह साहित्य ग्रीक भाषा में था, लेकिन इसमें भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति का विस्तृत वर्णन मिलता है। विदेशी यात्रियों के विवरणों से मौर्यकालीन भाषाओं, शहरों और संस्थाओं की तुलना अन्य सभ्यताओं से की जा सकती है। 10. लोक साहित्य और मौखिक परंपराएं। मौर्यकाल में लोकगीत, कथाएं, नाट्य रूपांतर, जनपूजन गीत और मौखिक परंपराएं प्रचलित थीं। ये ग्रामीण और शहरी दोनों समाजों के सांस्कृतिक जीवन का आधार थी। लोक कला और लोक साहित्य की अभिव्यक्तियां त्योहारों, नृत्य गीतों और धार्मिक अनुष्ठानों में दिखाई देती थी। इन परंपराओं ने आगे चलकर संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य को समृद्ध किया। हेडिंग्स के साथ पैराग्राफ शैली में मौर्यकालीन कला एवं वास्तुकला, दरबारी, राजकीय कला और लोक कला प्रस्तुत है। भाषा यूपीएससी-पीसीज-यूजीसी नेट के अनुसार रखी गई है। 1. दरबारी अथवा राजकीय कला। मौर्य काल की दरबारी कला मुख्यतः राज्य संरक्षण, विशेषकर अशोक की नीतियों के कारण अत्यंत विकसित हुई। इस कला का प्रमुख उद्देश्य साम्राज्य की शक्ति, संगठन, केंद्रीकरण और नैतिक धार्मिक धम्म संदेश का प्रसार था। राजकीय कला की सर्वोत्तम उपलब्धि अशोक स्तंभ हैं, जो चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित एकाश्म स्तंभ थे और जिन पर अत्यंत चमकदार मौर्यन पॉलिश की गई थी। इनके शीर्ष पर सिंह, घोड़ा, बैल और हाथी जैसे प्रतीक बौद्ध धर्म के विभिन्न अंगों को दर्शाते थे। सारनाथ का सिंह स्तंभ, जिसका शीर्ष आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, मौर्य दरबारी कला की तकनीकी उत्कृष्टता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। इसी श्रेणी में अशोक द्वारा चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाए गए शिलालेख भी आते हैं, जो प्रशासनिक, नैतिक और सामाजिक संदेशों का प्रसार करते थे। पाटलिपुत्र के महल और सभागार भी राजकीय वास्तुकला के आदर्श रूप थे, जिन्हें मेगास्थनीज ने अत्यंत भव्य और देवनिवास जैसा बताया है। इनके अवशेषों में स्तंभ आधार, लकड़ी के खंभों के गड्ढे और महलनुमा संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। राजकीय कला में गुफा वास्तुकला विशेष स्थान रखती है। बाराबर और नागार्जुनी की गुफाएं कठोर चट्टानों में काटकर बनाई गई थी और उनकी भीतरी सतह मौर्य पॉलिश के कारण शीशे की भांति चमकती है। लोमस ऋषि गुफा का मुख लकड़ी की झोपड़ी जैसी कारीगरी दर्शाता है, जो शिल्प में नवोन्मेष का परिचायक है। राजकीय मूर्तिकला में विशाल यक्ष, यक्षी प्रतिमाएं तथा दरबारी सौंदर्य बोध से युक्त प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, जिनमें अनुपात, चमक और तकनीकी सिद्धि का अद्भुत मेल है। 2. लोक कला। मौर्यकालीन लोक कला समाज की स्थानीय परंपराओं, धार्मिक आस्थाओं और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई। यह कला राजकीय कला की भव्यता से अलग, अधिक प्राकृतिक, सरल और जनसाधारण से जुड़ी थी। लोकविश्वासों में यक्ष, यक्षियों की महत्ता के कारण इनकी प्रतिमाएं व्यापक रूप से निर्मित की गईं। दीदारगंज की चामरधारी यक्षी मौर्य लोक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें शरीर का प्राकृतिक गठन, सौंदर्य और आभूषणों का विस्तृत चित्रण देखने को मिलता है। लोक कला की दूसरी बड़ी उपलब्धि मृदभांड, पॉटरी परंपरा थी, जिसमें काले चमकीले उत्तम पात्र NBPW विशेष रूप से शहरी और व्यापारी वर्ग में लोकप्रिय थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण लाल और भूरे बर्तन उपयोग में आते थे।
लोक शिल्प में लकड़ी, मिट्टी, तांबे, कांसे और हड्डी से बने खिलौने, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, अनाज रखने के पात्र और छोटे धार्मिक प्रतीक शामिल थे। लोक समाज में दीवारों पर धार्मिक प्रतीकों, वृक्ष पूजा, नाग पूजा तथा उर्वरता से जुड़े चित्रों की परंपरा जारी थी, जो लोक विश्वास और प्रकृति आधारित जीवन शैली को दर्शाती है। लोक वास्तुकला में घर अधिकतर मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे, जो आर्थिक संरचना और पर्यावरणीय संसाधनों पर आधारित थे। कृषि उपकरणों, धातु के औजारों और हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण उसी लोक परंपरा का हिस्सा था जिसने आगे चलकर भारतीय कला की विविधता और क्षेत्रीय विशिष्टता को जन्म दिया। Please like, subscribe and comment.